नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक महीने का 12,500 और एक साल का 1.5 लाख यह मुंबई के अटल सेतु का किराया है, जिसे टोल टैक्स कहते हैं। नवी मुंबई से मुंबई आने जाने वालों को हर दिन 375 रुपए लगेंगे और डेली पास बनाना चाहेंगे तो एक दिन का पास 625 रुपए का होगा और एक महीने का 12,500 और साल का 1.5 लाख। यह केवल कार वालों का रेट है। आज खबर आई कि इस रेट को 200 रुपए किया गया है 250 की जगह, मगर यह साफ नहीं कि इससे 12,500 के पास पर कितना फर्क पड़ेगा और ट्रक वालों के लिए रेट क्यों नहीं कम किया गया है। इस रेट कार्ड को लेकर ट्विटर पर कुछ लोग हाहाकार मचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर हाहाकार मच नहीं रहा है। क्या नवी मुंबई के लोगों ने इस रेट को स्वीकार कर लिया है कि एक महीने का पास 12,500 का होगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मिनी बस और बस वालों को 1,000 और 2,075 रुपए देने होंगे हर दिन के। जाहिर है बस का किराया भी बढ़ सकता है और जो नहीं किराया दे सकेगा उसके लिए भी पुराना रास्ता बंद नहीं किया गया है। कितनी मेहरबानी की है सरकार ने। ऐसे लोग चाहें तो 2 घंटे में नवी मुंबई से मुंबई की दूरी तय कर सकते हैं। क्या नवी मुंबई में इतने अमीर लोग रहते हैं जो हर दिन मुंबई आने जाने के लिए इस पुल का टोल एक महीने का 12,500 देंगे? अगर नाराज होते तो इन सभी के पास ट्विटर से लेकर फेसबुक तो है ही, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर विरोध जता सकते थे। मुंबई के लोग ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्हें इस बात से ऐतराज है या नहीं। लेकिन यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि किसी को इसमें गलत नहीं लग रहा है। लोगों को याद नहीं रहता कि कार खरीदते समय रोड टैक्स देते हैं, पेट्रोल भराते समय भी टैक्स देते हैं, इनकम पर तो टैक्स देते ही हैं। महीने का 12,500 का पास उनके लिए ज्यादा होगा। वैसे अगर बाइक वाले, ऑटो वाले और ट्रैक्टर वाले सोच रहे हैं कि वे भी समंदर पर बने भारत के इस सबसे लंबे पुल पर आवाजाही करेंगे तो यह सूचना काम आ सकती है। यह पुल उनके लिए नहीं बना है, वे बाइक या ऑटो लेकर नहीं जा सकते। भारत के इस सबसे लंबे और इस सबसे सस्ते पुल की कहानी उस भारत में कैसे कही जाए जिसने इस तरह के सवालों को खुद ही दफन कर दिया है। भारत की सालाना आय, प्रति व्यक्ति आय 1,13,395 रुपए है। अटल सेतु का एक साल का कार का पास 1.5 लाख रुपए है। समंदर पर बना यह भारत का सबसे लंबा पुल बताया जा रहा है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। 16.5 किलोमीटर की दूरी आप अरब सागर के ऊपर से करते हैं, यानी इसका अधिकांश हिस्सा समंदर के ऊपर से जाता है। इस पुल का नाम भी काफी लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा शेवा अटल सेतु, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अंग्रेजी में नाम थोड़ा आसान है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसके जरिए नवी मुंबई से लोग मात्र 20 मिनट में मुंबई आ जाएंगे। 2 घंटे की बचत का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस पुल से आने जाने का जो किराया लिया जा रहा है उसे लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है कि कार के लिए महीने का 12,500 का पास बनेगा, मतलब 1.5 लाख रुपए हर साल, और ट्रक के लिए मासिक 41,500 का पास बनेगा, यानी हर साल का 4.98 लाख, करीब करीब 5 लाख रुपए। अगर एक ट्रक वाला एक पुल का महीने का 41,500 रुपए देगा तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। यह केवल नवी मुंबई से तो चलेगा नहीं, जहां से चलकर आ रहा होगा रास्ते में भी कई जगहों पर इस तरह के टोल नाकों पर पैसे देने पड़ते होंगे। एक ऐसे भारत में जहां ज्यादातर लोगों के लिए 25,000 महीना कमा लेना बड़ा लक्ष्य है, उस भारत में एक पुल पार करने के लिए 12,500 महीना देने वाले भी शायद कम नहीं होंगे। अगर नहीं है तो कम से कम उनकी आवाज से पता तो चलता। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है। जिनके पास कार है वो नवी मुंबई से मुंबई इस पुल से आएंगे और उनके पास सोशल मीडिया का पेज भी होगा। लेकिन क्या वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह एक किस्म का आर्थिक अत्याचार है? उनकी चुप्पी के पीछे केवल डर कारण नहीं है, बल्कि अब वो इन मुद्दों को बोलने के लायक भी नहीं समझते हैं। कमाल का रेट है इस पुल का। क्या यह रेट जानबूझकर रखा गया है ताकि इस पुल से केवल पैसे वाले गुजर सकें? हर कार वाला तो पैसे वाला नहीं होता। वो अगर एक दिन के आने जाने का 500 और महीने का 12,500 देगा
तो इसका मतलब है कि इस पुल से गुजरना उसके लिए सपना हो जाएगा। लेकिन सरकार ने सोचा है तो आम जनता के लिए अच्छा ही सोचा होगा। पर क्या हम मान लें कि इस रेट से किसी को फर्क नहीं? क्या लोगों ने तय कर लिया है कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए उनसे इतना पैसा वसूला जाए और उफ तक ना करें? भारत में कार देखकर हर किसी के अमीर होने का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। बेशक पैसे वालों के पास कारें होती हैं, एक नहीं 4 होती हैं, मगर इनकी संख्या बहुत कम होती है। आम भारतीय अपनी कमाई का सारा कुछ लगाकर मकान और कार खरीद लेता है और फिर खाली हो जाता है। 2 जनवरी 2024 के इकोनॉमिक टाइम्स में गायत्री नायक की एक रिपोर्ट है। शीर्षक है, भारतीय अपनी बचत से निकाल कर रहने के लिए घर और चलाने के लिए कारें खरीद रहे हैं। बचत से निकालकर कार खरीदने के बाद क्या इनकी हैसियत होगी कि साल में 1.5 लाख रुपए देकर इस पुल से हर दिन आना जाना कर सकेंगे? गायत्री नायक ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों का ही हवाला दिया है और लिखा है कि 1 साल के भीतर घरेलू और वित्तीय शुद्ध बचत में 6% की गिरावट आई है। यानी लोग अपनी बचत से खरीद रहे हैं, उनकी बचत घट रही है। ऐसा इसलिए है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन पर कम पैसे खर्च करती है। लोग मजबूर हो जाते हैं कि अपने लिए कार खरीदें। 2020-21 के दौरान यह जीडीपी का 11.5% था, इतनी बचत होती थी। लेकिन 2023 वित्त वर्ष में घटकर 5.1% हो गई। 1 साल में प्रति व्यक्ति आय से भी ज्यादा है इस पुल का खर्चा। जिस देश में घरेलू बचत घटती जा रही हो, उस देश में टोल का किराया इतना महंगा हो और वो मुद्दा ना हो, इसका मतलब है उस देश में लोग नहीं रहते हैं, जिसका एक नाम जनता भी है। अटल सेतु का रेट कार्ड खूब वायरल कराया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सरकार का मजाक उड़ाने में भी हो रहा है, लेकिन जनता इसके जरिए अपना विरोध प्रकट नहीं कर रही है। दोनों में बहुत अंतर है। रेट कार्ड को लेकर मजाक उड़ाना बिल्कुल अलग बात है और इस रेट को लेकर आक्रोश प्रकट करना, सरकार पर दबाव बनाना बिल्कुल अलग बात है। यह तब है जब लोगों का निजी उपभोग, प्राइवेट कंजम्पशन घटता जा रहा है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP की सदस्य रेणु कोहली का फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक लेख छपा है। कहने को जीडीपी का विकास दर 7.3% है, लेकिन इसमें निजी उपभोग का हिस्सा 72% से घटकर 34% पर आ गया है। इतनी गिरावट आ रही है तो इसलिए कारों की बिक्री का समाचार पढ़कर आप ये ना समझे कि अर्थव्यवस्था जगमग जगमग कर रही है। लोग अपनी बचत से पैसे निकालकर कारें खरीद रहे हैं, क्योंकि शहर में बस जैसे सस्ते सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं घटती जा रही हैं। अगर लोग अमीर हो रहे होते तो कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता मांग 7.4% से घटकर 4.4% पर नहीं आती। 2022 में उपभोक्ता मांग 11.2% पर थी। घरेलू बचत भी घट रही है। यह सब बता रहा है कि लोगों की आर्थिक शक्ति लगातार कमजोर हो रही है और उसी समय में एक ऐसे पुल का उद्घाटन हो रहा है जिससे हर दिन आने जाने का किराया 500 रुपए है, महीने का 12,500। पेट्रोल से कई गुना तो टोल का खर्चा लग जाएगा। जब लोकसभा में सरकार से पूछा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ टोल टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या सरकार ने नोट किया है, तो सरकार का जवाब था नहीं। टोल टैक्स के विरोध में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया है। यह जवाब 10 अगस्त 2023 का है, नितिन गडकरी ने लोकसभा में दिया है। मगर उसी साल जून महीने की यह रिपोर्ट देखिए। बरनाला जालंधर हाईवे पर टोल नाके को हटाने के लिए 283 दिनों का प्रदर्शन चला। सरकार को जगजीतपुरा टोल प्लाजा हटाना पड़ा। यह आंदोलन अगस्त 2022 में शुरू हुआ। फिर अगस्त 2023 के जवाब में सरकार लोकसभा में कहती है कि टोल नाके के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। मेरठ गढ़ रोड पर टोल प्लाजा हटाने को लेकर किसानों ने कई दिनों का प्रदर्शन किया। पंजाब में भी खराब सड़कों के कारण किसानों ने वहां के सबसे बड़े टोल प्लाजा को बंद करवा दिया। अक्टूबर में महाराष्ट्र में मनसे ने टोल नाके के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज ठाकरे ने तो कह दिया कि अगर MNS के कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित नहीं करने दिया गया कि छोटे वाहन को टैक्स छूट मिले तो टोल प्लाजाओं को आग लगा देंगे। इस तरह के प्रदर्शन अगस्त 2023 के पहले हुए हैं, मगर सरकार लोकसभा में कह देती है कि टोल नाकों का विरोध नहीं हुआ। आपको याद है कि किसान आंदोलन के समय एक मांग यह भी थी कि टोल नाकों से पैसे की वसूली बंद हो, लेकिन धीरे धीरे टोल से वसूली बढ़ती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में 10 टोल प्लाजा बंद कराए गए हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान छपा है कि इससे यात्रियों को हर दिन 44 लाख रुपए की बचत हो रही है। दिल्ली नोएडा के बीच भी टोल प्लाजा था। डीएनडी फ्लाईवे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया। मगर मुंबई में जिस तरह से अटल सेतु का टोल किराया तय हुआ है, उसने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ट्रक चालक अगर 1 साल का 5 लाख देंगे, कार वाले 1.5 लाख, तो यह अति से भी आगे की अति है। सितंबर 2023 की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर देखिए। 5 महीने में ही NHAI को अपने टोल टारगेट की 75% रकम सरकार से मिल चुकी थी। कुल 15,605 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में। अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में NHAI को टोल से 20,000 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त होगी। बिना नाम बताए किसी अफसर का बयान इसमें छपा है कि विभाग को उम्मीद है कि टोल की वजह से बजट में आवंटित राशि से भी बहुत अधिक राशि मिल जाएगी। कई मीडिया रिपोर्ट में इसके पीछे फास्टैग को बड़ा कारण बताया गया है। गुजरात की यह खबर तो आपने देखी होगी। फर्जी टोल नाका बनाकर कुछ लोग वसूली कर रहे थे। 1.5 साल तक इन लोगों ने वसूली की। हम टोल देने में इतने मस्त हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं कि फर्जी नाके पर भी टोल दे आते हैं। नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार 2030 तक टोल टैक्स से होने वाली कमाई को 1,30,000 करोड़ तक ले जाना चाहती है। गडकरी के 2 बयान हैं इस संदर्भ में। एक बयान 2021 का है कि 2025 तक टोल टैक्स का राजस्व 1,34,000 करोड़ का हो जाएगा। फिर 2023 में उनका बयान है कि 2030 तक लक्ष्य हासिल हो जाएगा 1,30,000 करोड़ का। इसलिए जरूरी है कि सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोग 1 महीने में 12,500 रुपए का टोल टैक्स तो दें ही, और भूल जाएं कि कार खरीदते समय रोड टैक्स भी जमा कर आए हैं, जिनसे सड़कें बनती हैं, पुल का निर्माण होता है। कभी टैक्स की मार से चिल्लाने वाला मध्यम वर्ग अब इसका नाम ही नहीं लेता। नाम लेता है सिर्फ एक का। यह गुजरात के बनासकांठा के एक स्कूल का वीडियो है। प्रभात फेरी पर निकले हैं या स्कूल की तरफ से निकाले गए हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए चले जा रहे हैं। कई लोग तुरंत ही गुजरात की गरीबी के आंकड़े देने लग जाएंगे, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि समाज की प्राथमिकता क्या है। अगर गुजरात के समाज ने जय श्री राम कहने को ही अपनी प्राथमिकता मान ली है, तब गुजरात की गरीबी और कुपोषण के आंकड़ों की याद दिलाने से क्या फायदा। उन लोगों को याद कीजिए जो विदेश जाने के लिए एजेंट को जमीन बेचकर पैसे दे रहे हैं, और इन बच्चों को देखिए जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। स्कूल में अलग अलग मत के बच्चे हो सकते हैं, मगर आज के भारत में सबको जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता है। लेकिन इन बातों से किसे फर्क पड़ता है। स्कूल में एक बच्चा नमाज पढ़ लेता है तो गोदी मीडिया बवाल मचा देता है। भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है। अखबारों में हेडलाइन छपी है कि दिसंबर महीने में खाने पीने की चीजें गांव में करीब 10% महंगी हो गई, शहरों में 10.42% महंगी हो गई। गांव और शहरों में महंगाई का असर तो है, लेकिन क्या जनता इसे राजनीतिक तौर पर समझ रही है। कितने महीनों से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हुए हैं। लोगों को चुभता भी होगा, मगर लोग इन सब मसलों से एडजस्ट भी करने लगे हैं। एक समय जरूर था 2014 से पहले, और आज भी दुनिया के कई देशों में ऐसा समय है कि महंगाई की खबरों से सरकार चिंतित होती है, जनता प्रदर्शन करने लग जाती है। लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम जितने बढ़े हैं, उसके आधार पर कहना मुश्किल है कि जनता इतनी परेशान हो गई है कि सरकार के पसीने छूट जाएं। पूरा साल महंगाई में निकल गया, जनता की बचत का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन जनता ही इस बात से इनकार कर दे कि हम परेशान हैं, मगर आप हमारी परेशानी को लेकर क्यों परेशान हैं, तब आप क्या करेंगे। फिर ऐसी खबरें कहां जाकर खड़ी होंगी। क्या समय आ गया है कि महंगाई और बेरोजगारी से जुड़ी खबरों को पुराने राजनीतिक नजरिए से देखना बंद कर दिया जाए और इनका कवरेज बंद हो जाए। जो कुछ लोग इन मसलों को कवर करते हैं वे भी अब हाथ धो लें। भारत की राजनीति में महंगाई और बेरोजगारी नाम के 2 मुद्दों की मौत हो चुकी है। इसे स्वीकार कर लेने में क्या हर्ज है। एक तरफ अर्थव्यवस्था से जुड़ी इस तरह की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ इसे लेकर इतने दावे हैं, इतने तरह के टारगेट हैं कि आम लोग तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टारगेट पूरा होने वाला है। अब देखिए, अक्टूबर 2023 में हरदीप सिंह पुरी कहते हैं, पेट्रोलियम मंत्री, कि साल 2023 के अंत तक 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत की। यही नहीं, 2030 के अंत तक 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। लेकिन इसी जनवरी में पीयूष गोयल ने कहा है कि 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था
$5 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी दोनों के बयान मिलाकर देखें तो 2027 से लेकर 2030 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था कुल $5 ट्रिलियन बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो 2047 के ख्वाब दिखा रही हैं, जब उनके मुताबिक भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। क्या मंत्री अपने मन के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था 3 से 5 ट्रिलियन की बता देते हैं और इसके पूरा होने का साल कुछ भी बोल देते हैं? कोई 2024, कोई 2027, कोई 2030 बोल जाता है। अखबार में हेडलाइन छप जाती है, लोगों में एक उम्मीद पसर जाती है कि अर्थव्यवस्था 3 या 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, मगर कमाई का आलम यह है कि महीने का 25,000 कमाना मुश्किल है। इस तरह की हेडलाइन नहीं मिलेगी कि सब्जी के दाम दिसंबर में 27.6% और फलों के दाम 11% से अधिक बढ़ गए। दाल करीब 21% महंगी हो गई। बेरोजगारी पर भी तमाम रिपोर्ट आ रही है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने अभी तक 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। यही अगर बीजेपी की सरकार होती तो मीडिया इसे राष्ट्रीय घटना में बदल देता, मगर इसके लिए बिहार सरकार को खुद ही विज्ञापन छपवाने पड़ते हैं। यही नहीं, इन शिक्षकों को बीजेपी के राज में नियुक्ति पत्र मिला होता तो खुद ही घर घर जाकर बताते कि मोदी जी ने दिया है। इनके माता पिता भी गांव गांव प्रचार करते। काफी कुछ बदल गया है। जनता के बीच महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा तो है, मगर जनता इसे लेकर मरी नहीं जा रही, मायूस भी नहीं। वो अपनी तृप्ति राजनीतिक मुद्दों से नहीं, धार्मिक मुद्दों से करती है। इसलिए राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उसका उत्साह किसी और आसमान पर है। जनता अपनी परेशानियों से संतुष्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तृप्तिकरण। इस तृप्तिकरण को कई तरह से देखा जाना चाहिए। जनता के बीच एक ऐसी जनता पैदा हो गई है जो अब ऐसी बातों पर कोई सवाल नहीं करती। मैं इस पुल की कहानी इसलिए बता रहा हूं कि यह पुल भारत के आम लोगों के साथ अन्याय है, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि भारत के ही एक वर्ग के लिए विकास है और यही राम राज्य है। फिलहाल नवी मुंबई के लोग जल्दी ही 12,500 रुपए का पास बनवाने लग जाएंगे और मीडिया में खबरें चलने लग जाएंगी कि भारत अमीर हो गया। इस खबर पर वे लोग भी झूम रहे होंगे जो मुफ्त अनाज के लिए सरकार पर निर्भर हैं, जिनकी संख्या 80 करोड़ बताई जाती है। ऐसी जनता के बीच एक ऐसे पुल का उद्घाटन हुआ है जिसका किराया साल का 1.5 लाख, कार वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए 5 लाख। राम की राजनीति का यही सबसे बड़ा लाभ है कि जनता राजनीति के असली सवालों को भूल जाती है। भजन कीर्तन कीजिए और मगन रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।